दिल ते जुबाती देखने वाला न सबना प्रवीण राजपूत का राम राम। 2 अक्टूबर का दिन मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस, जिसने सारा संसार आदर की दृष्टि से देखा है। महात्मा गांधी सत्य के परमेश्वर माने जा हैं और कई जा है कि सत्य की उपासना में उन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण व्यतीत कर दिया। जब भी महात्मा गांधी की छवि का चित्रण करा जा है तो महात्मा गांधी की छवि आमतौर पर एक धीर, गंभीर, विचारक, आध्यात्मिक महापुरुष और एक कड़क अनुशासन प्रिय राजनेता का रूप में करी जा है। पर उड़े दूसरी तरफ यो चरखा और या अर्धनग्नता ब्रिटिश साम्राज्य खातर है ना एक अबूझ पहेली बनी रही। यह बात सोचने पर मजबूर कर दे है कि जब महात्मा गांधी की शख्सियत इतनी महान थी तो इतने लोगों के बीच में नाथूराम गोडसे ने उनका गोली क्यों मारी, जबकि नाथूराम गोडसे खुद एक देशभक्त था। इस बात के बारे में गांधी जी की हत्या की जो सुनवाई करने वाले जो जज थे जस्टिस जीडी खोसला, उन्होंने अपनी पुस्तक में है द मर्डर ऑफ द महात्मा गांधी में लिखा है। उन्होंने खुद यह टिप्पणी करी है जो इतिहास ने झकझोर के रख दे है, जो नाथूराम गोडसे ने एक नई रोशनी में देखने खातर प्रेरित करा है। इसमें जीडी खोसला खुद अपने शब्दों में लिखा है कि इसमें मैंने कोई शक नहीं है। उस दिन की अदालत में उपस्थित दर्शकों की जो संगठित कर जूरी बना दी जाती तो उसी टाइम पर नाथूराम गोडसे पर फैसला हो जाता। भारी बहुमत तय गोडसे निर्दोष साबित करार कर दिए जाते। कुलदीप नैयर बीबीसी तक बात करते हुए कहा है कि गांधी की मौत के समय वो अनजान अखबार में काम करया करते। उन्होंने बताया कि अदालत में गोडसे ने स्वीकार करया कि उन्होंने गांधी को गोली मारी है। संघ विचारधारा ने मानने वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जान ले ली और फिर खुद अपना आप ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसके बाद जब उन्हें कोर्ट में जज के सामने मिलाया गया और उनके बयान हुए तो उसके बाद उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और उसके बाद जो नाथूराम गोडसे का जो अंतिम बयान था ना, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो अंतिम बयान उन्होंने कोर्ट में जज के सामने दिया ने, उसने सुन के कोर्ट के अंदर बैठे हर एक व्यक्ति की आंख में पानी भराया था, उनकी आंख नम हो गई थी। ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो हर एक व्यक्ति रोने लगा था। नाथूराम जी ने कहा, गांधी जी ने जो देश की सेवा करी है उसका मैं आदर करूं हूं। उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनका सम्मान में नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता ने धोखा देके पूज्य मातृभूमि का विभाजन का अधिकार किसी भी बड़े से बड़े राजनेता ने या महात्मा ने नहीं है। गोडसे ने कही कि गांधी ने छल करके देश के टुकड़े करे। आगे गोडसे ने कही कि ऐसा कोई भी न्यायालय या कोई भी कानून या कोई भी दंड विधान नहीं था जो गांधी जी का अपराध का दंड दे सके, इसलिए मैंने गांधी को गोली मार दी। सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति जो प्यार होने जो कदे कदे अहिंसा के सिद्धांत का भी लात मार दे है, उस पर हटन खातर बाध्य कर दे है। उनने कही, मैं ये कभी नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत और अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। अगर इसे शत्रु का प्रतिरोध करना संभव हो तो इसे शत्रु ने बलपूर्वक वश में करने ने मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानू हूं। जब मैंने गांधी को गोली मारी उस टाइम पर मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस ने उनकी इच्छा का सामना आत्मसमर्पण कर रखा था। मुसलमाना की सनक, मनमानी, उनका आदम रवैया का जो स्वर था, कांग्रेस ने उसका स्वर में स्वर मिला रखा था। और बाकी के जो नेता थे उन सब ने एक साइड रख के गांधी अकेला प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का निर्णायक बन गया था। महात्मा गांधी अपने लिए खुद जूरी था और खुद जज। गांधी जी ने मुसलमाना ने खुश करने खातर हिंदी भाषा का सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार कराया। गांधी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर करे जाया करते। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अनुसार भारत माता के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारा भारत खातर विदेश भूमि बन गया। गांधी और नेहरू और उन वर्ग की एक भीड़ की स्वीकृति के साथ एक धर्म का आधार पर अलग राज्य बना दिया गया और इसमें ये लोग बलिदान के द्वारा जीती गई स्वतंत्रता का हैं। और किसका बलिदान? गोडसे कहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति तय हमारे भारतवर्ष को काट डाला, जिसमें मैं पूजनीय मानू हूं। मेरा मस्तिष्क इस बात तक भयंकर क्रोध तक भर गया। मैं साहसपूर्वक कहूं हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल रहे। उन्हें सिद्ध कर दिया कि वो पाकिस्तान का पिता है, न कि हिंदुस्तान का। गोडसे जी ने स्वीकार करा कि मन ने गोली एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर चलाई जिसकी नीति और कार्य ने करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश से मिला।
ऐसा कोई कानून और कोई प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उनका अपराध की सजा दे दी जावे। इसलिए मैंने यो घातक रास्ता अपनाया और उन आगे भी कही, मैं अपने लिए कोई भी माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो भी मैंने कुछ करा उस पर मैंने गर्व है। गॉड से बोले कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोल करके भविष्य में किस दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। और उनकी एक इच्छा थी कि जब तक सिंधु नदी भारत का ध्वज के नीचे तो नहीं बहे तब तक उनकी अस्थियां का विसर्जन नहीं होना चाहिए। नू तो गांधी के जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो जनता के सामने उजागर नहीं करे गए, उन लको के पर्दे के पीछे रखा गया है। जब भी उनके ऊपर कोई बात चल रहा है तो कोई ना कोई बहाने, उनमें तो एक है इस बापू का जाने वाला गांधी की स्त्री के प्रति आसक्ति, जो उसकी मौत के इतने साल का बाद भी बहस का मुद्दा बनी रहे है। यो गांधी के जीवन का ऐसा पक्ष है जिसमें ये गांधी के भक्त उसके जीवन काल में उसकी मृत्यु के बाद भी सलीकत न ढक के रखे हैं। गांधी का क्षत्रिया का साथ एक कुछ विशेष आचरण या नू कहा तो उसके ब्रह्मचार्य के प्रयोग, जब इसके ऊपर बात करी जाए तो ये अंध भक्त आंख मूंद के बैठ जाए हैं। और यो स्पष्ट कर रहा है इन प्रयोगों के अंदर कुछ ऐसा अवश्य है जो अनैतिक है, नैतिकता के मापदंडा पर खरा नहीं है। सवाल यो भी उठा है कि गांधी ने अपना इस प्रयोग में क्षत्रिया का उपयोग किस हद तक कर रखा है। शर्म तो सिर गड़ जाए अगर उसकी ये प्रयोग, जिन औरतों के ऊपर उसने ये अपने प्रयोग करे थे के बीती होगी उन औरतों के ऊपर। इस बहस पर विश्लेषण जरूर होना चाहिए। गांधी के इन प्रयोगों की जांच इस मारी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके इन प्रयोगों में उसके विचार सूत्र छिपे हैं जो उस गांधी ने क्षत्रिय मानस और क्षत्रिय बनावट के संबंध में आदर्श बनाकर खड़े करे थे। जय हम मनु की डायरी पर गौर करा तो उसमें बहुत कुछ जानने मिला है कि गांधी जी के आखिरी साल किस तरह बीते थे। 1934 में महात्मा गांधी राजकुमारी अमृत कौर तक पहली बार मिले, जिसके बाद दोनों के बीच में खता का सिलसिला चालू हो गया और सैकड़ों खत उरत उठत उठाया जाया करते थी। बाद में वो भी गांधी के साथ आके रहने लगी थी। आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनने का सौभाग्य भी राजकुमारी अमृत कौर ने मिला। गांधी राजकुमारी अमृत कौर ने जो खत लिखा करते उसकी शुरुआत में प्यारी, पगली, पागल, बागी ये सब लिख कर संबोधित करा करते और खत का आखिर में खुद न तानाशाह लिखा करते। मैडलिन भी अपना देश छोड़ के महात्मा गांधी के साथ रहने खातर आ गई थी और इस दिन तक उनके बीच में भी एक अलग रिश्ता बन गया था। मैडलिन का नाम महात्मा गांधी ने बाद में मीरा बेन कर दिया था। इसके बारे में भी आप गूगल पर सर्च कर सको हो। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली सुशीला महात्मा गांधी की निजी डॉक्टर बनी। मनु और आबा का अलावा अक्सर जिसके कंधा पर अपने बूढ़े हाथ रख कर गांधी सहारा लिया करता, उसमें सुशीला भी शामिल थी। और एक लाहौर में गांधी सरला के घर पर रुके थे। ये वो दौर था जब सरला के स्वतंत्रता सेनानी पति रामभुज दत्त चौधरी जेल में थे। इस टाइम पर गांधी और सरला एक दूसरे का काफी करीब आ गए थे। इस करीबी न समझने का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सको हो कि गांधी सरला ने अपनी आध्यात्मिक पत्नी बताया करते। बाद में गांधी अपनी इस बात ने स्वीकार भी करे है कि उनका इस रिश्ते की वजह से सरला और रामभुज दत्त चौधरी की जो शादी थी वह टूटते टूटते बची। महात्मा गांधी का बड़ा बेटा था हरिलाल, जिसका चाल चलन बहुत खराब था और उसने हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लिया था। महात्मा गांधी ने अपने बेटे तक 3 पत्र लिखे जिसमें वो अपने बेटे ने लेके बहुत परेशान था। इन पत्रों में सिर्फ गांधी अपने बेटा ने लेके चिंतित था और उसे समझाने की कोशिश करा है और उसके अपने बेटे के अपनी पोती के साथ जो संबंध है उसके बारे में उसने बताया है। इन पत्रा का अंदर गांधी अपने बेटा ने समझावा है और उसके जो उसकी पोती के साथ उसके जो बेटे के संबंध थे उनके बारे में उसने खुलासा कर उसके इन पत्रा की बहुत बड़ी कीमत के ऊपर इंग्लैंड में नीलामी हुई, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जून 1935 में अपने बेटे तक लिखे थे। महात्मा गांधी जब एक बैरिस्टर था, मानने वाला वकील था, तो उसने भगत सिंह, सुखदेव, गुरु और उनके साथ में बहुत सारे भारतीय जिन पर फांसी दे दी गई थी उनका केस क्यों नहीं लड़ा, बल्कि 17 फरवरी 1931 में वायसराय इरविन और गांधी के बीच में एक बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद 5 मार्च 1931 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता के अनुसार जो अहिंसक तरीके से संघर्ष करे थे और वो पकड़े गए थे उन सारे कैदियों ने छोड़ने की बात हुई।
पर राजकीय हत्या का मामला में फांसी पाने वाले जो हमारे भगत सिंह, उनकी माफी नहीं मिली। कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस समेत नीरे जणा ने इसका विरोध भी करया। नीरे जणा ने गांधी जी के इस इरविन समझौता का विरोध भी करया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जो अंग्रेज सरकार भगत सिंह की फांसी की सजा ने माफ नहीं कर सकती, तो गांधी ने भी इरविन समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी ने यह समझौता भी करा और भगत सिंह तो फांसी भी होगी। बहुत सारे छोड़े गए, लेकिन हमारे सुखदेव गुरु भगत सिंह फांसी पर लटका दिए गए। कि इसमें अगर गांधी चाहता तो कि भगत सिंह जिंदा नहीं होता। मैंने जो कुछ भी अपने वीडियो में कहा है वो निराधार नहीं है। या किताब सत्य के प्रयोग रिटन बाय महात्मा गांधी या महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी, अगर किसी ने भी मेरी किसी भी बात पर कोई भी संदेह है तो इस किताब का अध्ययन कर सके है, और अगर यह किताब पॉसिबल नहीं है किसी के पास तो ऑनलाइन पढ़ सके है। मैंने इसका पूरी का अध्ययन किया है और इसका अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि जो एक इंसान इतना विसंगतिपूर्ण जीवन का होने के बाद भी महात्मा कहलाने का अधिकारी है, तो नाथूराम गोडसे जो पहले एक देश प्रेम सच्चा देशभक्त था, उसने सिर्फ गांधी को गोली मार दी तो वो हत्यारा हो गया। अगर इस किताब के बेस पर हम गांधी ने महात्मा कह सका, हाँ, तो नाथूराम गोडसे ने भी हम देशभक्त क्यों नहीं कह सकते। इसमें साफ साफ बताया है कि गांधी किसा था, उसकी के विचारधारा, के शैली, के उसके कर्म के थे। आखिरी में के वो महात्मा गांधी बना है। एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो 900 चूहे खाने के बाद महात्मा बना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर किसी ने बोलने की, अपने भाषण की स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की आजादी है। इसमें हर एक व्यक्ति ने पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो किस व्यक्ति ने अपना राष्ट्रपिता के रूप में देखना चाहे हैं। इसमें किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि मोहनदास करमचंद गांधी न सब अपना राष्ट्रपिता माने। मैं तो नहीं मानती। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय मां भवानी।